एग्जाम में आपका डिस्कस कर रहे थे, 3 सेक्शंस होते हैं, ए, बी और सी सेक्शन। ए सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के, यानी कि टोटल ए सेक्शन 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स के सेक्शन में वो जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। वो आपको जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से भी आ सकते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस भी कितनी बार आ जाते हैं। वो 5 क्वेश्चन हमारे कहीं भी आ सकते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर जो आपका सिलेबस है अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस, कितनी बार 3 कितनी बार 4 क्वेश्चन, वो उसके आपके जो आपको नोट्स दिया गया है उसमें से आएंगे, आपका हो जाएगा। सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 मार्क्स ईच, यानी कि 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। तो वो आपको 3 क्वेश्चन में तो कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। सेक्शन 3 होता है, उसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं 5, और 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, आंसर जो आपको देना है, और 3 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने हैं। दैट मेक्स 60%। तो 60 20 20, तो दैट मेक्स 100%। इसमें आपका जो आपको नोट्स दिए गए हैं उसमें आपका जो बी सेक्शन है और सी सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, उसमें से आपको जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। आपके 3 क्वेश्चंस सी सेक्शन में कवर हो जाएंगे, 2 क्वेश्चंस आपके बी सेक्शन में कवर हो जाएंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि लॉ को जो आप कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, फीस। देखी जाए तो सीसी यूनिवर्सिटी से जो आप लॉ कर रहे हैं फीस बहुत कम है कंपैरेटिव टू अदर कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज। पर फीस मैटर नहीं करती, मैटर करता है आप लोगों का टाइम। ये 3 इयर्स बहुत क्रूशियल है, और आप लोग जिस पैटर्न में इस टाइम एडमिशन लिया है और जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हैं किसी चीजों में। तो कुछ टाइम आप डिवोट करें, 1 आवर, अगर 1 आवर 2 आवर्स भी आप डेली इस चीज को डिवोट कर रहे हैं, और आपके पास नोट्स हैं उसको स्टडी कर लें, समझ लें। एक चीज मेन इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में देना है, मार्क्स आने हैं, पासिंग मार्क्स आपके 48% चाहिए, रिक्वायर्ड है। और एग्रीगेट में टोटल 5 सब्जेक्ट का जो टोटल आना चाहिए 48% है। पर सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट में आपके 36 मार्क्स आना चाहिए। आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट में आपके 36 मार्क्स आ गए, सब्जेक्ट में आप पास। लेकिन टोटल सब्जेक्ट्स में आपके पास 48 एग्रीगेट होना चाहिए, टोटल परसेंटेज। लेकिन हमारा टारगेट ये होता है कि आपके मार्क्स 50 से अबव आए। क्यों आए? क्योंकि अगर आपके मार्क्स 50 से कम है और आपको आगे मास्टर्स करना है, एलएलएम करना है, तो आप एलएलएम नहीं कर सकते। तो अगर आपको मास्टर्स करना है, अगर नहीं भी करना है, फ्यूचर में हो सकता है कोई आपके अभी ऑप्शन आपको नहीं लगता, लेकिन फ्यूचर में लगता है कि मुझे एलएलएम करना है, तो अपना टारगेट आप लेके चलें 55% का, और 50 कम से कम हमें मार्क्स लेकर आ। तो वो तो मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज आप स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को, नेक्स्ट 3 इयर्स में इन कॉन्सेप्ट को समझें, क्या है लॉ। जब आप लॉ करके जाएंगे, अगर आप आज बहुत सारे एलएलबी ग्रेजुएट्स को देखेंगे, उनसे बात करेंगे, तो 2 मिनट में आप लोगों को पता चल जाएगा उन्होंने रट्टे मार के एग्जाम दिए हैं, लेकिन उनको नॉलेज कुछ नहीं। और लॉ की नॉलेज के बिना आपकी एलएलबी बेकार। आपने काला कोट पहन लिया, व्हाइट शर्ट पहन ली, यहाँ पे बैंड लगा, आप कोर्ट में जाओ, आपसे कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं मांगता। एनरोलमेंट नंबर चाहिए होता है जब आपको केस फाइल करना है, वकालतनामा में एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, तब आपको एनरोलमेंट नंबर चाहिए। उसके अलावा कोई आपसे नहीं पूछेगा, आपको सब वकील साहब बोलेंगे, आपने काला कोट पहन रखा, वकील साहब। लेकिन आपको जो जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है अंडरस्टैंडिंग की, नॉलेज। तो मेरा स्ट्रेस इसलिए है कि आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको नॉलेज है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो एग्जाम आएगा, एग्जाम में आपको अपनी लैंग्वेज में, आपका इंग्लिश का हिंदी का टेस्ट नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट का टेस्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्राइम क्या है, क्राइम के एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होती हैं क्राइम, अगर थेफ्ट किया है तो थेफ्ट की डेफिनेशन क्या है, किडनैपिंग में और एब्डक्शन में क्या डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए, कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में क्या डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए, तो आप वहां पे टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिख के आ जाओगे, हिंदी में भी लिख के आ जाओगे, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट को अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई। तो जो आप पढ़ाई यहाँ पे करोगे, आपको नोट्स से पढ़ाई करोगे, इसके अलावा ये कंप्लीट नहीं है। नोट्स बहुत शॉर्ट में आपको दिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर आपके पास टाइम है तो आपको बुक सजेस्ट कर सकते हैं, आप बुक परचेज कर सकते हो, उन बुक्स को आप खरीद सकते हो, उनको पढ़ सकते हो जब टाइम मिले। जिन जिन सब्जेक्ट का ज्यादा जरूरी है बुक्स का पढ़ना या समझना, वो मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कोई लीगल न्यूज आती है, कोई ऐसी न्यूज आती है क्राइम से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, उसमें आप उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। और जो आप पढ़ाई यहाँ पे करते जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, आप स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, तो वो कहाँ अप्लाई हो रहा है उसको कोरिलेट करते चलें। जब कोरिलेट करेंगे तो ये जो नॉलेज का कलेक्शन आपके माइंड में आएगा, ये अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होगा। अगर आप इसे कोरिलेट करते नहीं जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हम आप लोग केस स्टडीज करेंगे, केस स्टडीज से आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल होगी कि जो आपने नॉलेज की है, क्राइम हुआ है, आपने आईपीसी में थेफ्ट पढ़ लिया, लेकिन जो सिचुएशन हुई है सिचुएशन में थेफ्ट है, रॉबरी है, डकैती है, क्या आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? तो वो जो केस स्टडीज दी जाएंगी आपको, वो सेकंड ईयर से दी जाएंगी, तो वो आपको समझ में आएंगे, वो करोगे आपको, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, अपग्रेड होगा, उस चीज को करेंगे। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, 3 सेक्शंस होते हैं, 36 मार्क्स, 48, और आपको 50 से अबव लाने, 50 से नीचे का ऑप्शन ही नहीं रखना। और अगर आप समझेंगे पढ़ेंगे आराम से, 50 मार्क्स आराम से आपके पास आ जाए। आप लोगों ने डेमो ऐप देखा है, ऐप पे एक्सेस किया है, ऐप पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में ना आ रहा हो ऐप पे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में आपके नोट्स हैं, नोट्स आपके पास हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी वहां पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपको वीडियो के ऑप्शन में आपको लेक्चर वाइज वीडियो अपलोड होंगे। अभी जो वीडियोस हैं वो सारे हट जाएंगे, अभी जो अपलोडेड है वीडियो वो सारे हट जाएंगे। आपको डेली का एक लेक्चर मिलेगा, डेली का 1 डे 2 डे और 3 डे में जैसे भी होता है, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा प्रीवियस लेक्चर हट जाएगा। तो जो लेक्चर आता है उसको आप लेक्चर को अटेंड करें, रिकॉर्डेड लेक्चर को, उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को नोट करें। तो जब लाइव सेशन होगा वो डाउट्स आपके वहां पे क्लियर हो जाए, जो भी डाउट्स होंगे। तो अपना डेली के जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे 1 दिन या 2 दिन के गैप में, उनको आप डेली का डेली देखें, उनको समझें और उनको अपने पॉइंट्स को नोट करते चलें। एक चीज, आपका जो मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, अभी हम सिलेबस तो एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर आपका कोई भी इश्यू है, आपका कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है किसी चीज को लेके, तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका चैट बॉक्स, आपका ऐप पे चैट है, आप लीगल प्रोफेशनल एकेडमी का को चैट कर सकते हैं, दिस इज द इशू। विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, आपको उसका आंसर मिलेगा कि क्या होना है, कैसे होना है। अगर कोई चीज ऐसी है कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई चीज ऐसी है आपका रिजोल्यूशन नहीं हो रहा, सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका ये नंबर जो आपका स्क्रीन पे आप देख रहे हो, 9315270636। आपके नोट्स पे भी ये नंबर मेंशन है। 24 आवर्स में आपका रेजोल्यूशन नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल करोगे, तो मोस्टली मैम होंगी, वो मैम आपको रिजॉल्व कर देंगे क्वेरी, जो भी क्वेरी होगी, जो भी बेस्ट हो सकता है। कुछ ऐसी चीज है आउट ऑफ एकेडमिक, एलपीए, और जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हमारे पास आउट हुए हैं बैच 2021 में, एक बैच पास आउट हुआ है, 20 में बैच पास आउट हुआ है, तो जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं ये हमारी फैमिली के पार्ट है। एलपीए इज द फैमिली, सिर्फ एकेडमिक नहीं, अगर किसी को नॉन एकेडमिक भी कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो वी आर ऑल गोइंग टू अटैच विद वन फ्रेटर्निटी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इस नंबर पे बता सकते हो, 93152 पे। कहीं ऐसा लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है, तो इवनिंग में मेरा नंबर मैं आपको शेयर करवा दूंगा चैट पे, आप वहां पे उस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन मेरे को जब आप कॉल करो तो नॉन एकेडमिक हो, एलपी से रिलेटेड ना हो, एलपी से रिलेटेड कुछ एकेडमी में कुछ इशू है तो आप चैट पे कर दो, चैट पे इशू नहीं होता 9315। कोई नॉन एकेडमिक इशू है, कोई आपको प्रॉब्लम है, किसी में आपको हेल्प चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, नॉन एकेडमिक, एलएलबी में एडमिशन उसकी पढ़ाई से अलग, कुछ हेल्प चाहिए तो आप, मेरा नंबर है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाई चांस आप कॉल करते हो मैं पिक नहीं कर पाता, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको कॉल बैक। ठीक है, तो ये चीज है। एक बार सिलेबस को ओवरव्यू, 5 सब्जेक्ट्स है हमारे पास, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, कोर्ट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लॉ है क्या और लॉ क्यों चाहिए। आपके हिसाब से कोई आंसर कर सकता है व्हाट इज लॉ?
rules It's like a defined in a guiding country. rule Rules. by which a constitution or anything can be run in the public domain or something. Guiding rule. But why the guidance is required? For a civilized society, you can say. For the civilized society. That's right. इसको आप एक चीज तरीके से और देख सकते हैं. अगर आप एक रूम में एंटर करते हैं और उस रूम में 10 चेयर्स और वो 10 चेयर्स हैं आपके पास, और अगर आप वहां जाके किसी भी चेयर पे अपने हिसाब से बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप मान लीजिए 10 चेयर्स हैं और 2 लोग उस रूम में एंटर करते हैं, तो अबंडेंस है. दोनों लोग कहीं भी किसी भी चेयर में जहां अच्छा लगेगा वहां बैठ जाएंगे. लेकिन अब 1 मिनट के लिए देखें कि 2 चेयर हैं और 10 लोग उस रूम में एंटर कर रहे हैं. क्या अब सिविलाइजेशन मैनेज हो पाएगी? मेनली लॉ हमें जब चाहिए जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट बेसिकली जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, तो लॉ की जरूरत पड़ती है कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन कैसे. वहां पे क्वेश्चन आता है कि जब 2 चेयर हैं और 10 लोग घुसे हैं, तो उनमें से किसका राइट है उस पर बैठने का. तो वहां पे क्वेश्चन आता है राइट किसका है. और जब ये समझेंगे कि राइट किसका है, उसके कई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं. क्या कलेक्टिव राइट भी हो सकता है. राइट आपको ड्यूटी देता है, एक का राइट दूसरे की ड्यूटी है. मान लीजिए वहां पे एक रूल बन गया कि जो सीनियर सिटीजन होंगे दे विल सिट फर्स्ट. ये राइट हो गया सीनियर सिटीजन का. जब सीनियर सिटीजन का राइट है, तो बाकी जो 9 हैं उनकी ये ड्यूटी हो जाती है टू ओबे दैट राइट. तो बेसिकली जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन का रेप चार्ज बहुत हीनियस क्राइम होता है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये आया, एक क्वेश्चन ये आया और रिसर्च भी इस चीज पे चल रही है, अगर प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दें, क्या रेप केसेस कम हो सकते हैं? क्या एजुकेशन में हम चेंज करें, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अंडरलाइन लॉ और प्रिंसिपल्स, राइट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. जैसे एक रोड जा रही है और यहाँ पे दिल्ली का एक मैटर था कि रोड है, आसपास के मकान हट गए, लेकिन एक बंदे का मकान है और उस मकान का जो कोना है वो रोड पे आ रहा है. उसकी वजह से वो पूरी रोड नहीं बन पा रही. इधर से चौड़ी है रोड, बीच में उसका कोना आ रहा है, आगे से चौड़ी, यहाँ पे एक बोटल नेक वाली सिचुएशन आ रही. अब उसकी ऑनरशिप है, वो प्रॉपर्टी उसकी है, वो उसका राइट है, तो क्या उसको वहां से हटाया जा सकता है? अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है, सोसाइटी का इंटरेस्ट और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट. क्या सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए या मेजॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को हैम्पर कर सकते हैं? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट, राइट, ड्यूटी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, व्हाट इज लॉ, ये सारे सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट में, जूरिस्प्रूडेंस. जूरिस्प्रूडेंस को बोला जाता है मदर ऑफ लॉ. फर्स्ट सेमेस्टर के बाद और सेकंड सेमेस्टर के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद जूरिस्प्रूडेंस आपको कहीं नहीं कोई पूछेगा, कहीं नहीं कोई बताएगा. ये वर्ड भी बहुत सारे लोग भूल ही जाते हैं. लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो, आप कोर्ट में जाते हो और मोस्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉ किस लिए लिखा गया है, उसमें आपको हेल्पफुल होती है. जूरिस्प्रूडेंस आपको हेल्प करता है इसकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है. तो सबसे ऊपर जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा जो लॉ है जिसको सब पूरे इंडिया को फॉलो करना है और कोई भी लॉ उसके वायलेशन में नहीं हो सकता, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके पूरे उसको पूरा एक स्कोप बना दिया, एक सर्कल बना दिया कि इंडिया के अंदर कोई भी इंसान, चाहे वो एक गरीब इंसान हो, अमीर हो, जज हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता.
उसको जो भी फंक्शनैलिटी करनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फंक्शनैलिटी करनी है। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन इन द वन वे और डेफिनेटली सुप्रीम है, लेकिन अगर हम लॉ के कॉन्सेप्ट में समझें तो इसको एक इस तरीके से समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कॉर्पोरेट का, तो एक कंपनीज एक्ट बना है जिसके अंदर सारी कंपनीज काम करती हैं। कंपनीज के अंदर हर कंपनी अपने बायलॉज बनाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी को डे टू डे चलाने। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आईपीसी बना है, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल लॉ हमारा एक सब्जेक्ट है। आईपीसी में मेजरली जितनी भी तरह की पनिशमेंट है, जितने भी तरह के ऑफेंसेस हैं, क्राइम है, उनकी डेफिनेशन है, उनकी पनिशमेंट। पर कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं हो सकता या कोई भी ऐसी पनिशमेंट नहीं हो सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना हो। कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा बाय लॉ, कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं बन सकता जो आपके पेरेंट एक्ट को वायलेट करता हो, जैसे कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी ऐसा वायलेशन, ऐसा प्रोविजन नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर एक चीज है, इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसेंट। अगर किसी प्रोविजन पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता, तो वहां पे जजेस मना नहीं कर देंगे जजमेंट देने से, जो हम जजमेंट नहीं दे सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा, पहले पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेगा या ये चीज लेकर आएगा, नहीं। उसके ऊपर एक चीज है इक्विटी, जस्टिस, न्याय। और ये जस्टिस, इक्विटी बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये चीजें पढ़ेंगे अभी आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बेसिक लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हमारा इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसेंट, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो अगर हायरार्की को समझें सब्जेक्ट की, तो सबसे ऊपर हमारा जूरिस्प्रूडेंस आता है जिसे कहते हैं मदर ऑफ लॉ। उसके नीचे आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आता है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। अगर सिविल लॉ के अंदर देखें तो हम सिविल लॉ के अंदर पढ़ेंगे टॉर्ट को और कॉन्ट्रैक्ट को, और क्रिमिनल लॉ में पढ़ेंगे हम आईपीसी को, इंडियन पिनल कोड। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस? दोनों ही राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। सिविल लॉ में भी राइट प्रोटेक्ट होता है, क्रिमिनल लॉ में भी राइट प्रोटेक्ट होता है। क्रिमिनल लॉ में राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी। इस दुनिया में किसी के पास ये राइट नहीं है कि आपसे या मुझसे मेरा राइट टू लाइफ छीन ले। लेकिन अगर कोई छीनता है तो उसके लिए पनिशमेंट आईपीसी में है। सिविल लॉ में अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स और ड्यूटी डिसाइड की गई है, भाई ए ने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको सेल आउट कर रहा हूँ, बी ने कहा मैं आपको 2 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर करूँ, और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मुझे 2 करोड़ हैंड ओवर करो। तो यहाँ पे हम एक दूसरे का राइट भी है डिसाइड कर रहे हैं और ड्यूटी भी डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, उसकी रेमेडी ले सकते हैं। लेकिन आप दोनों चीजों में एक डिफरेंस को समझो। आप आज यहाँ बैठे हैं और आपके सामने दो पार्टी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक ने वायलेट कर दिया, क्या इससे आपको कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? जिन पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेजरली उनको फर्क पड़ेगा। लेकिन अब जस्ट इमेजिन करो कि आप जहां बैठे हो, यहीं आपको सामने दिखाई दे कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के कनपटी पे रख के गोली चला दी और वो वहीं पे मर गया, क्या इससे आपको फर्क पड़ेगा? या जितने लोग देख रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा? बोलिए यस नो। फर्क पड़ेगा, कुछ साइकोलॉजिकल, इमोशनल कुछ इम्पैक्ट होगा, आपका सोसाइटी से विश्वास उठ जाएगा। आप बाहर जा रहे हैं, गली में जा रहे हैं, किसी ने गली में किसी को गोली मार दी, अगली बार लगेगा कि क्या भरोसा है कल कोई मुझे गोली मार देगा? बाहर जाते हुए आदमी डरेगा।
फोन का कॉन्सेप्ट आया तो स्टार्टिंग में जब आया आया था, और अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई ऑफिस पहुंच के मिस कॉल मार देना। कितने लोग फैमिली मेंबर बोलते हैं वहां पहुंच के मिस कॉल मार देना। ये क्या है? ये एक डर है सोसाइटी के में, जो क्राइम है उसके अगेंस्ट। तो क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में डिफरेंस ये होता है, जो सिविल लॉ होता है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और वहां पे जो ऑफेंस हो रहा है, वहां पे जो रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग का मतलब है वायलेशन ऑफ राइट। तो जब रॉन्ग हो रहा है, राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वहां पे इंडिविजुअल पार्टीज को इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए सिविल कोर्ट्स हैं, वो वहां पे हैंडल करेंगे। दोनों पार्टीज के अपने एडवोकेट होंगे, वो अपना वहां पे चीजें करेंगे। लेकिन जब क्रिमिनल लॉ में जब ऑफेंस होता है, तो ये ऑफेंस किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हुआ, ये ऑफेंस पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ। ए ने बी को सड़क चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दी, तो ये ऑफेंस सिर्फ बी के अगेंस्ट नहीं हुआ, ये ऑफेंस पूरी स्टेट के अगेंस्ट हुआ। इसीलिए क्रिमिनल लॉ में जो ऑफेंस किया जाता है, जो ट्रायल चलता है, वो स्टेट चलाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में ए वर्सेस बी होता है, और बहुत सारे केसेस में होता है ए वर्सेस स्टेट, ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्रिमिनल ऑफेंस में जो ऑफेंस होता है वो अगेंस्ट द स्टेट, तो इसीलिए उसको डिवाइड किया गया है। तो सिविल लॉ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट और वो लोग सारे लॉज आ जाएंगे जिसमें इंडिविजुअल चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, और क्रिमिनल लॉ में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो चीजें पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो, जो ऑफेंस है। तो दोनों चीजों में क्या है, रॉन्ग ऊपर है, रॉन्ग से डिराइव हो रहा है कि वो सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग हमारा आईपीसी को हम पढ़ेंगे, सिविल रॉन्ग में हम टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। टॉर्ट को एक बात समझते हैं। टॉर्ट में अब एक चीज को डिफ्रेंशिएट करिए कि एक बंदा आया रात को 10 बजे और किसी के घर में चोरी छुपे कूदता है, और कूद के कोई सामान उठा के लेके भाग जाता है, एक ही ऑफेंस है। और एक बच्चा, या बच्चा नहीं कह सकते, एक बड़ा है, किसी के गार्डन में कूदता है और कूद के फूल लेके भाग जाता है, या वहां पे उसकी बॉल आ जाती है, वो गार्डन में कूदता है और बॉल उठा के भाग जाता है। दोनों ही ट्रेस पास है, दोनों ही दूसरे की प्रॉपर्टी में ब्रीच किया उसके राइट को। पहले में जिसमें चोरी करी, कूद के आया और चुरा के सामान ले गया, उसमें भी ब्रीच हुआ है, वायलेशन हुआ है राइट का। मेरी प्रॉपर्टी पे कोई बिना पूछे कैसे आ गया। दूसरे वाले केस में भी वायलेशन हुआ है राइट का, पर वो इतना हीनियस नहीं, वो रॉन्ग है, वो वायलेशन ऑफ राइट है, पर वो हीनियस नहीं है। तो जो नॉन हीनियस है और सिविल नेचर के रॉन्ग्स हैं, वो सारे हमारे टॉर्ट में आते हैं। जैसे डेफेमेशन है, डेफेमेशन आपको क्रिमिनल लॉ में भी आता है, सिविल लॉ में भी आता है। तो इस तरह का वो चीजें जो हमारे सिविल लॉ में आता है वो टॉर्ट है, और बाकी क्रिमिनल लॉ में आता है वो आईपीसी है। अब एक वर्ड को समझो, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड। कोडिफाइड क्या होता है? कोडिफाइड होता है जब हम सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके, पार्लियामेंट ने बताया, एक कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन बना दिए कि कॉन्ट्रैक्ट में जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे, उस पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो वो क्या हो गया, कोडिफाइड हो गया, उसको एक कोड में बाउंड कर दिया, ये सारी चीजें, ये चीजें हैं अप्लाई होंगी। टॉर्ट में क्या है, टॉर्ट में वो सारे रॉन्ग हैं जो कोडिफाइड नहीं, वो सारे सिविल रॉन्ग जो कोडिफाइड नहीं है वो टॉर्ट। उसको जब हम फर्स्ट लेक्चर आप समझोगे टॉर्ट का डिटेल में समझेंगे एक विन डायग्राम से, तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। तो मोटे मोटे तौर पे हमने समझा ज्यूरिस्प्रूडेंस है मदर ऑफ लॉ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट सेमेस्टर में है आपका बेसिक है, कॉन्स्टिट्यूशन में समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर मेनली दो होते हैं, फेडरल होता है, यूनिटरी होता है। तो हमारा क्वासी फेडरल है या नहीं है उस चीज को समझेंगे। फेडरल होता है जहां पे जो पावर्स है वो डिवाइडेड होती है स्टेट में और सेंटर में। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहां पे पावर डिवाइडेड नहीं होती, सारा कंट्रोल यूनियन के पास होता है, लॉ बनाने का और सारी चीजों का। तो हमारे पास सारा कंट्रोल यूनियन के पास है नहीं है, सारा पावर यूनियन के पास है।
बोलिए, जवाब दीजिएगा, किसको पता नहीं पता, गलत है सही, कुछ भी आंसर करिए अनम्यूट करके। Powers are decentralized basically. In some cases, union has powers. In some cases, state has powers. But in case of emergency, center assumes the main position. दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में Power हमारे is पास federal in nature. Powers are हाँ, federal in nature. फेडरल Some on some part, union government makes the laws. On some part, state government makes the laws. दैट्स राइट। सो वी हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स। शेड्यूल Yes. 7 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर कि इन सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बनाएगा, इन सब्जेक्ट पे सेंट्रल लॉ बनाएगा, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है कि इन सब्जेक्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं, लेकिन जहां सेंटर ने बनाया है वो ओवरराइड करेगा स्टेट को, तो वो सब्जेक्ट डिवाइड करेगा। तो इस नेचर को समझेंगे कि फेडरल है, कहीं कहीं यूनिटरी है, जैसे एक्सेप्शन इमरजेंसी की सिचुएशन में जहां पे नेशनल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे प्रोविजन है जहां पे वो यूनिटरी पावर बन जाती है, कन्वर्ट हो जाता है, फेडरल यूनिटरी में चला जाता है, तो वो एक्सेप्शन उसको डिटेल में समझेंगे। साइलेंट फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको समझेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो अच्छी चीजें थी और जो हमारे यहाँ अप्लाई होने वाली थी, उस चीज को कलेक्ट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उस चीज को हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर फंडामेंटल राइट्स जो है, मेनली फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जूरिस्प्रूडेंस हुआ। अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस में आपको डिफरेंट स्कूल्स हैं। मेनली क्या है जूरिस्प्रूडेंस में, एक तो बेसिक चीज होगी कि जूरिस्प्रूडेंस का नेचर क्या है, स्कोप क्या है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों। उसके बाद जब हम पूछते हैं लॉ क्या है, तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है। कोई कहता है कि लॉ सॉवरेन इज द सुप्रीम लॉ मेकर। अब इसमें जो सारी चीजें कहानी है, डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, वो ये बताते हैं कि लॉ कौन बना सकता है। जो एनालिटिकल स्कूल है वो कहता है कि लेजिस्लेचर बनाता है, लेजिस्लेचर सुप्रीम है, लेजिस्लेचर ही लॉ बनाता है, और कोई लॉ नहीं बना सकता। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि लॉ बनाया नहीं जाता, लॉ बन जाता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब आप एक चीज देखोगे कि एक टाइम था ट्रिपल तलाक मैंडेटरी था, आज ट्रिपल तलाक बैंड है। वो बैंड सिर्फ इसलिए नहीं कि पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की एक्सेप्टेंस उसके अगेंस्ट चली गई। या सती सिस्टम को ले लेते हैं, या फिर चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज बहुत टाइम तक होती रही थी, होती रही थी, होती रही थी, होती रही थी, लेकिन लोगों को, सोसाइटी एट लार्ज को ये लगा कि चाइल्ड मैरिज कहीं गलत हो रही है। पार्लियामेंट में कौन लोग बैठे, लेजिस्लेचर में कौन लोग बैठे, वहां पे भी लोग जो जा रहे हैं वो सोसाइटी से निकल के गए। तो जो पूरी ओवरऑल सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होता है, उस माइंडसेट का ही एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठा है लेजिस्लेचर लॉ बनाने के लिए। तो जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो कहता है कि लॉ इज नॉट मेड, लॉ इज फाउंड। सोशियोलॉजिकल स्कूल है, सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि सोसाइटी लॉ बनाती है। जब तक सोसाइटी किसी लॉ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो लॉ एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो जैसे बैगर्स है, अब बैगर्स के लिए लॉ बना हुआ है, बैगर इज इलीगल, बैगिंग, रोड पे ट्रैफिक लाइट पे आप बैगिंग जो करते हैं बच्चे, लेकिन सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस है। जब तक सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस खत्म नहीं होगी, बैगिंग खत्म नहीं होगी। तो इस तरह से चीजें, डिफरेंट स्कूल्स हैं। रियलिस्ट स्कूल है, रियलिस्ट स्कूल कहता है कि लॉ जो बनाता है वो जज बनाते हैं, लॉ इज अ जज मेड लॉ। अब लॉ की अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है, तो डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट स्कॉलर्स हैं जो अपनी अपनी थ्योरी देते हैं कि लॉ क्या है। वही जूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ेंगे, और डिटेल में जब लेक्चर होगा तो डिस्कस करेंगे। जूरिस्प्रूडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट में आपके 175 सेक्शन है, 1 to 75 सेक्शन आपके पार्ट 1 में कवर्ड है। इसमें आपको मेनली आपको पता क्या है, इसमें एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए।
ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कंसेंट चाहिए, मेजॉरिटी एज चाहिए, कॉम्पिटेंसी चाहिए। अगर ऑफेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो क्या क्या रेमेडीज है। तो यही सब चीजें चैप्टर वाइज सेक्शन 1 to 75 में। बाकी का जो चीजें हैं वो आपके सेकंड सेमेस्टर में है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है और दूसरा आता है आपका इंडेमनिटी बेलमेंट, वो सेकंड में आएगा। तो लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वॉइड है, एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, तो वो जब करेंगे उसको समझेंगे डिटेल में। लॉ ऑफ क्राइम्स को हमने समझा, आईपीसी इंडियन पिनल कोड करेंगे। तो इंडियन पिनल कोड में ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा वाइड है आईपीसी का। वाइड इन द सेंस है क्योंकि ऑफेंसेस जितने सारे हैं, पहले स्टेजेस हो गए कि क्राइम की स्टेजेस क्या होती है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपने दिमाग में सोचो कि कल सुबह उठ के मैं बी को गोली मारूं, कल सुबह जाना है और जाके वो छत पे होता है, छत से मैं धक्का दूंगा, धक्का देके वो गिरेगा और ऊपर से ईंट भी उठा के, पत्थर भी उठा के मार दूंगा उसके ऊपर, मर जाएगा दी एंड। ये आपने प्लान किया, सोचा, ये इंटेंशन है आपकी, और आपने अपना जो आपका रूम पार्टनर है जो भी है उसको बता दिया कि ये। अब वो जाके पुलिस में कंप्लेंट करता है कि जी इसका इरादा ये है कि वो बी को कल गोली मार देगा या उसको धक्का देके मार देगा। क्या आपको पनिशमेंट होगी? होगी नहीं होगी? वार्निंग मिल सकती है। वार्निंग मिल सकती है, पनिशमेंट। इंटेंट ऑफ क्राइम के सिमिलरली कुछ समथिंग पनिशमेंट मिल भी सकती है। नॉट श्योर अबाउट दिस। इस बारे में सोचो आप लोग। तो 4 स्टेजेस होती हैं ऑफेंस की, क्राइम करने की। सबसे पहले हुआ इंटेंशन, फिर हुआ प्रिपरेशन, देन अटेम्प्ट एंड देन कमीशन। हो गया, आपने सोचा उसे गोली मारनी है। दूसरा स्टेज, आप बी से सी से गए, गोली का इंतजाम किया, बंदूक का इंतजाम किया, उस बंदे की रेकी करी, किस टाइम छत पे आता है, किस टाइम अकेला होता है, गेट खुला हुआ होता है नहीं होता, वो सारी प्रिपरेशन चल रही है आपकी, चेक कर रहे हो। थर्ड पे जाते हो, छत पे जाते हो, सामने खड़ा है, गोली मारते हो, पर वो गोली बच के निकल जाती है, उसे लगती नहीं, अटेम्प्ट हो गया पर कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अगर लग गई तो कमीशन होगी। तो तीनों स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस पे ऑफेंस है या नहीं है, पनिशेबल है या नहीं है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। और कहाँ पे एक्सेप्शन है वो चीजें भी उसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर में। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ऑफेंस किया है, मान लीजिए ए ने बी को गोली मारी है बीच चौराहे पर, और सारे लोग देख रहे हैं ए ने बी को गोली मारी, तो जब कोर्ट में जाएंगे तो ए के पास डिफेंस क्या है? किसी भी ऑफेंस का डिफेंस क्या होगा? अगर आप डिफेंस काउंसिल बनते हैं तो आप अपने आप को डिफेंस कैसे करेंगे? अभी बहुत ये हाईलाइट हो रहा है ये आर्यन खान का केस, कि उसने ड्रग्स लिया नहीं लिया, उसके पास था नहीं था। तो डिफेंस क्या है? डिफेंस, पूरे डिफेंस लॉयर का पूरे उसका सिर्फ 2 आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो ऑफेंस हुआ ही नहीं। अब आईपीसी में जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को चैलेंज करो कि आईपीसी में जो डेफिनेशन है, इसमें जो जो चीजें एलिमेंट्स होनी चाहिए तो ऑफेंस को कमिट करने के लिए, वो ऑफेंस हुआ ही नहीं, वो कंप्लीट नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरा आपके पास डिफरेंस है चैप्टर 4 एक्सेप्शन आईपीसी का। यही है आपका जनरल एक्सेप्शन जो है, यही जनरल एक्सेप्शन है जो आपको पूरे डिफेंस को मैनेज कर। या तो आप ये बोलोगे ऑफेंस हुआ नहीं, ऑफेंस की डेफिनेशन में कमी है, कि जो आईपीसी डेफिनेशन दे रही है या कोई और लॉ जिस एक्ट के लिए पनिशमेंट के बोल रहे हैं उसमें डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, वो ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ। तो या तो आप वो बोलोगे या बोलोगे आप चैप्टर जनरल एक्सेप्शन का सहारा लोगे डिफेंस के लिए। वो इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ेंगे समझेंगे कहाँ कहाँ आप ऑफेंस करते हुए भी बच सकते हो, वो चीजें हैं वहां पे। फिर स्पेसिफिक ऑफेंस की बात की गई है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। तो जनरल ऑफेंसेस हैं उनको हम पढ़ेंगे समझेंगे क्रिमिनल लॉ में। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। टॉर्ट को हमने समझा, टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग और अनकोडिफाइड, दो चीजें याद रखना। टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग है और अनकोडिफाइड है। जो कोडिफाइड हो गया वो टॉर्ट नहीं है, तो फिर वो एक्ट बन गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट भी कोडिफाइड नहीं होता
तो वो भी टॉर्ट था। तो सिविल रॉन्ग जो कोडिफाइड नहीं है कंसीडर इट टॉर्ट। तो टॉर्ट को डिटेल में समझेंगे, क्लैरिफाई होगा। इसमें काफी नेग्लिजेंस, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, विकारियस लायबिलिटी। अब इसको एक तरीके से, एक बच्चा ड्राइव कर रहा है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, और गाड़ी ड्राइव करके तेजी से चला रहा है, तेजी से चलाने के बाद किसी को उसने उड़ा दिया, कंप्लीटली नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है और उससे किसी की डेथ हो जाती है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, भोपाल ट्रेजेडी केस जो हुआ था। मान लीजिए जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से गैस लीक हो रही है, और वो गैस लीक होकर जिन लोगों को उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने नेग्लिजेंस किया, उन्होंने नहीं किया उसको मेंटेन, और वो गैस लीक हो गई और उससे किसी की डेथ हो गई। उसके लिए कौन जिम्मेदार? ये सारे क्वेश्चन जब हम करेंगे, जब एक्सीडेंट होता है, मोटर एक्सीडेंट होता है, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर है, गाड़ी का ओनर है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये सारे क्वेश्चन वहां पे आते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल होगा, या ओनर भी रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने ड्राइवर को हायर किया? आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और बिल्डिंग गिर जाती है, कौन जिम्मेदार होगा? वो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होगा जिसने बिल्डिंग बनाई है, या उसका ओनर जिम्मेदार होगा? कब ओनर जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, और कब कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये सारी चीजें, नेग्लिजेंस और ये सारी चीजें हम टॉट में समझेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में, क्या करेंगे। अब ये तो मेरी तरफ से हो गया एक ओवरव्यू सब्जेक्ट्स का, और थोड़े से डाउट्स हमने ले लिए, समझ लिया इसको कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है। मैं घंटा, एक घंटा इसको दो आप, कम से कम ये है कि जो नोट्स है उसको रीडिंग करो, समझो, और पढ़ने के बाद जो डाउट्स होते हैं उनको आप नोट करो। जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ऐप पे अवेलेबल होंगे, जैसे जैसे अवेलेबल हो जाए उसको देखते जाओ, क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो प्रीवियस लेक्चर हट जाएगा वहाँ से। तो 1 डे मिनिमम है, इट कुड बी इन 2 days, इट कुड बी इन 3 days, लेकिन आपको रेगुलर लेक्चर आते रहेंगे। तो उसको आप लेक्चर्स को देखते जाओ, सुनते जाओ, और पीछे वाले लेक्चर हट जाएंगे, लेकिन उनको नोट करते जाओ। कुछ इशू आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वेरी है, तो उसको आप नोट करते जाओ। इसके अलावा जो चैलेंज फेस होता है स्टूडेंट्स का, हमारे पास जो स्टूडेंट का बेस है वो ऐसे भी है कि सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड कर्नल है, और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, और ऐसे भी हैं बहुत यंगस्टर्स हैं जो एलएलबी कर रहे हैं। सब एजुकेशन में जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी एजुकेशन में थे, जिन्होंने अभी पास आउट किया है अपना ग्रेजुएशन, तो वो एजुकेशन के टच में है, राइटिंग के टच में, उनको प्रैक्टिस। लेकिन जिनको एजुकेशन छोड़े 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, और मेनली सारा चीजें आजकल कंप्यूटर पे होती है, तो टाइपिंग स्पीड तो बहुत फास्ट है, राइटिंग स्पीड नहीं है। तो ये बिगेस्ट चैलेंज है आपके एग्जाम में। और एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपकी राइटिंग पे मैटर करती है। आपके 16 पेजेस होते हैं आंसर शीट, वो 16 पेजेस आपको फिल करने हैं, और जो क्वेश्चन है उनको आंसर जस्टिफाई भी तभी होगा जब 16 पेजेस फिल कर दोगे। 3 आवर्स में क्या आप 16 पेजेस राइट कर सकते हो? तो इसके लिए प्रैक्टिस आपने ये करनी है, अभी से स्टार्ट करना है, कि थोड़ा सा जो पढ़ रहे हो, अगर आज आपने एक वीडियो देखी है आधे घंटे की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, उसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपने जो रजिस्टर बनाया उस रजिस्टर में उस कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझ में आया उसको लिखो। तो राइटिंग की प्रैक्टिस आप अभी से करना। बहुत सारे लोग इस चीज को अवॉइड कर जाते हैं और याद नहीं रहता या इग्नोर हो जाता है किसी वजह से एग्जाम टाइम पे, कि सर हमें क्वेश्चन आता थे, हमें आंसर्स आते थे सारे, लेकिन हम उसको कर नहीं। तो ऐसी सिचुएशन बहुत आती है। तो उस चीज को आप अभी से स्टार्ट करो और चीजों को रिवाइज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, एग्जाम्स का जो आइडियल टाइम है वो दिसंबर है। नॉर्मली दिसंबर में एग्जाम्स होते हैं, लेकिन इस बार सेशन ऑलरेडी काफी डिले हो गया। क्योंकि सेशन डिले हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स जो होंगे आपके जनवरी फर्स्ट वीक में होंगे, और इमीडिएटली एग्जाम आपका 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी, जो एक्सटेंड होके 31 अक्टूबर, यानी कि आज का जो रजिस्ट्रेशन था वो लास्ट था। तो मोस्ट प्रोबेबली अब वो एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन कुछ सीट बचती हैं, कुछ वो होता है, मेरिट्स पे होता है, तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन के लिए फिर खुले। तो ये रजिस्ट्रेशन जैसे क्लोज हो जाएंगे, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम फॉर्म सबमिट होंगे, एग्जाम फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर एग्जाम्स का आपको पता है दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स होंगे।
तो मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मुझे डिलीवर करनी थी मैंने आपको जो समझ में आया वो डिलीवर कर दिया। अब आपको अगर कोई डाउट है किसी तरह का तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो फिर सेशन को एंड। सर वर्ड लिमिट भी कुछ होता है? नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 5 है, उसमें वर्ड लिमिट भी है कुछ? वर्ड लिमिट्स नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड आइडिया है कि आपको 4 मार्क्स का कितना होना चाहिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पे आपको कितना पेपर लिखना होता है और 20 मार्क्स का कितना लिखना। हाँ धर्मेश ठीक। कुछ पूछ रहे हो आप? Yes, sir. Sir, is it compulsory to attend the offline exams only, or there will be a choice to give offline and online exams? I don't think there would be a choice now. It was the choice in the last semester because of the situation. So there was the choice that student can opt for online option and for offline option also. But now onwards, I don't think there would be an option for online exam. So you need to prepare for physical. If Sir, your actually- typing speed is good, then well and good if we get the option. But 99.9% chances are the exam would be physical. Okay, thank you, sir. तो एंड करते हैं सेशन, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट एंड विश यू मेनी हैप्पी। Thank you, sir. Thank Happy you, Diwali. teacher. थैंक यू।